फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर और टॉपिक है क्लाइमेट, जलवायु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, न केवल यूपीएससी सिविल सेवा के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस के लिए भी इसको पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, असत्य छांटना है। यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सही पूछा है या गलत, वरना 1/3 चले जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। जल्दी से इंडिया का मैप बनाते हैं सुंदर सा। देखिए ये हो गया इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, ये हो गया दक्षिण भारत। उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, यानी दक्षिण भारत में वर्षा ज़्यादा पड़ती होगी, उत्तर भारत में कम। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। उत्तर भारत से, उत्तर भारत के मैदानों में, यानी यहाँ पर वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूरब हो गया, और पश्चिम की ओर यानी इधर जाते हुए घटती है। बिल्कुल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत, मतलब सही हैं, और हमको गलत ढूंढना है, तो गलत तो कोई है नहीं, इसलिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। यहाँ बढ़ती कर देता तो दोनों के दोनों गलत हो जाते, लेकिन अभी सही है ये। तो कथन एक सत्य है, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। दूसरा भी करेक्ट है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, क्योंकि उत्तर के मैदान में मानसून का प्रभाव पश्चिमी बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है। अपने प्रवेश के क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर भारी वर्षा करती है, ये भारी मात्रा में वर्षा करती हैं पवनें, तथा आगे बढ़ते हुए इनकी आर्द्रता जो है कम होने लगती है, ह्रास होने लगता है उसमें, जिसके परिणाम स्वरूप आगे मतलब पश्चिम की ओर जाते हुए, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मानसूनी पवनों से वर्षा जो है वो कम होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पवनों का मौसम के अनुसार उत्क्रमण किस प्रकार की जलवायु का विशेष अभिलक्षण है? मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु का मतलब क्या है? यह है इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है निम्नतम अक्षांशों में 0 डिग्री के, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। लेकिन फिलहाल इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक पवन पेटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी पवन पेटी में मौसम के अनुसार खिसकाव होता है, जिसके कारण मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत 6 महीने तक पवनें सागर से स्थल की ओर और पुनः 6 महीने जो है स्थल से सागर की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन पश्चिमी जेट प्रवाह थोड़ी पूर्वी जेट प्रवाह होती है ना, वो तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। केवल 2 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो कथन एक सही नहीं, क्योंकि पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाती है, ना कि पश्चिमी। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं, और इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह का प्रभाव एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पूर्व मानसून वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पूर्व मानसून वर्षा, प्री मानसून रेनफॉल, केरल और कर्नाटक में यह प्री मानसून रेनफॉल जो है वो आम्र वर्षा कहलाती है। असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी पवनों को काल वैशाखी कहा जाता है, और फूलों की बौछार केरल व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं या कुछ गड़बड़ है? देखिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में मानसून
से पहले स्थानीय तूफान आते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे केरल में तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। यह आम्र वर्षा जो होती है, यह वर्षा जो होती है आमों को जल्दी पकाने में सहायक होती है, इसलिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें भयंकर व विनाशकारी होती हैं। इन पवनों को काल वैशाखी कहा जाता है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। केरल में निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा से कहवा के फूल खिलने के कारण इस वर्षा को फूलों वाली वर्षा या फूलों की बौछार कहा जाता है। तो करेक्ट है तीसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने के क्या क्या कारण हैं? अगर इनमें से कोई है तो बताइए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। देखिए, यह मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है तमिलनाडु। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके पूर्व में स्थित अराकन योमा पर्वत आर्द्रता रोक देता है। देखिए, अराकन योमा कहाँ, म्यांमार में, कहाँ तमिलनाडु? गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पूरब में है लेकिन कोई इससे उचित नहीं है, उसका गलत है। पहला दूसरा सही है, केवल बी है इसका आंसर। तो कथन 3 यहाँ पर सही नहीं है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने वाली मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, तो ये पवनें तमिलनाडु तट के समानांतर गुजरते हुए पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश में दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती हैं। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट के पूरब में नाम मात्र की वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न घाट में भी तीव्र वर्षा हो रही है, लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में हो रही है, पूर्वी ढालों में नहीं हो रही है तो नाम मात्र की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है। कॉपन हो रहा तीनों स्टेटमेंट। देखिए, कॉपेन वैज्ञानिक का नाम है। कॉपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण मासिक मानों को बनाया है। और कॉपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों में एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। कॉपेन के अनुसार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। 8 में बांटा जा सकता है, 9 में? देखिए, 8 में बांटा जा सकता है, करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। छोटे अर्ध मरुस्थलों को एस से निरूपण किया कॉपेन ने, और मरुस्थल को बड़े मरुस्थल या नॉर्मल मरुस्थल के लिए अर्ध मरुस्थल के लिए एस से और मरुस्थल के लिए डब्लू से। पहला भी करेक्ट है। कॉपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षण है। तो फिलहाल सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो कॉपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को बनाया है। कॉपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों में एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए छोटे वर्णों का प्रयोग किया, जैसे एफ, एम, डब्ल्यू, एच, सी और जी। कॉपेन के अनुसार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इसमें से सी, डब्ल्यू, जी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। यह मानसून प्रकार जो है वो पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कौन से कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ये चीज़ मैंने आपको कम से कम 50 बार बताई होगी टेस्ट सीरीज़ में। देखिए, अक्षांशीय स्थिति है, हिमालय पर्वत भी है, समुद्र तट से दूरी ये भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, उच्चवाच भी है। तो सारे के सारे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। अगर देखें स्थिति और उच्चवाच संबंधी कारक, तो अक्षांश है, जल और स्थल का वितरण है, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तट से दूरी है, हिमालय पर्वत और उच्चवाच। अगर देखें वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक, तो पहला देखिए इसमें वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों और जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण
ये सभी हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। ये घुमा फिरा कर इसमें देशांतर भी लिख देते हैं, तो देशांतर को एलिमिनेट कर देना, वो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत की जलवायु से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट आ गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मानसूनी ऋतु में पश्चिमी घाट से लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यह इंडिया जो भूमध्य रेखा है वो तो नीचे से गुजर जाती है ना, इक्वेटर लाइन। इंडिया ऊपर आता है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन यहाँ से एक लाइन गुजरती है। ये लाइन क्या है? यह है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा भी भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। तो इसी की बात हो रही है। कुछ चेंजेस यहाँ पर होते हैं भूमध्य रेखा से दूरी के क्रम में उत्तरी भाग में भारत के, और भूमध्य रेखा से दूरी के क्रम में दक्षिणी भाग में भारत के। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस एक एक शब्द से स्टेटमेंट गलत हो सकता है। पवन विमुखी लिखा, अगर यहाँ पवना भिमुखी होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। कम वर्षा की जगह अधिक वर्षा होता तब गलत हो जाता है। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये मानसून काल में पश्चिमी घाट और असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी समय पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार जो है वो पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। देखिए, देश के मध्य भाग से गुजरने वाली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में स्थित भाग जो है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कुछ इस तरह से कर लीजिए इसको। कर्क रेखा बीच से गुजर गई, ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ गया, नीचे का भाग पड़ गया उष्ण कटिबंध में। आगे देखते हैं, उष्ण कटिबंध के भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण जो ये वाला भाग है जो कर्क रेखा के नीचे से है, इक्वेटर कहाँ से जा रही है? नीचे से जा रही है ना, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए, उष्ण कटिबंध के भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण पूरे वर्ष उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। किसकी बात हो रही है? इस वाले पार्ट की। जबकि कर्क रेखा के उत्तर में, अब इसकी बात हो रही है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर दैनिक दिन का तापमान जो है यहाँ पर जो है कम है, और यहाँ पर दिन का तापमान जो है वो अधिक होगा। और वार्षिक तापांतर का अनुभव कहाँ पे होगा? यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। ऊपरी, उत्तरी और ये दक्षिणी, और नीचे से जा रही है भूमध्य रेखा। इसको पॉज मार के कम से कम पढ़ना 2 मिनट, तब समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यह जेट स्ट्रीम भारत की ओर, और ऐसी डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करना। यह जेट स्ट्रीम भारत की ओर आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को बल प्रदान करती है। यह जेट स्ट्रीम केन्या, सोमालिया और साहिल प्रदेश से होकर बहती है। केन्या तट पर आने से पहले यह धारा मॉरिशस और मेडागास्कर से भी गुजरती है। अब बता दीजिए, उपर्युक्त में से ये कौन सी धारा है? सोमाली जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अफ्रीकी जेट स्ट्रीम या उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बात हो रही है सोमाली जेट स्ट्रीम की। तो सोमाली जेट स्ट्रीम भारत की ओर आने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून को बल प्रदान करती है। यह केन्या, सोमालिया और साहेल प्रदेश से होकर बहती है। केन्या तट पर आने से पहले यह धारा मॉरिशस और मेडागास्कर से भी गुजरती है। सोमाली जेट स्ट्रीम की उल्लेखनीय विशेषताओं में गर्मी के समय में मानसून के आगमन के साथ ही यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। सर्दी के समय यह धारा अरब के तट से पूर्वी अफ्रीका की तट रेखा के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जबकि गर्मी में ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह सर्दियों में खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा खरीफ की फसल के लिए लाभदायक है, रबी की फसल के लिए लाभदायक है। यह उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए उत्तरदायी है। यह हिमालय के क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए जिम्मेदार है। ये कैस्पियन सागर में बनते हैं और भारत की ओर चलने लगते हैं। कौन सा सही है इसमें? देखिए, जो सर्दियों की वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भारत में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है पश्चिम विक्षोभ से, वो खरीफ की फसल के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो रबी की फसल के लिए उत्तरदायी है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, तो एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ एक है। बिल्कुल एक से कट के आंसर मिल गया आपको आराम से, 2 और 3। यह उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए उत्तरदायी है, करेक्ट है। यह हिमालय के क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए जिम्मेदार है, सही है। कैस्पियन सागर में नहीं बनते, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में बनते हैं, गलत है चौथा स्टेटमेंट। तो देखिए, ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं, गलत है चौथा। ये क्षीण शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि हल्की होती है ना वर्षा, कुछ वर्षा, तो रबी की फसल के लिए उपयोगी है, खरीफ के लिए नहीं है। यह हिमालय के क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए जिम्मेदार है और यह उत्तर भारत के मैदानों में शीत लहर के लिए जिम्मेदार है।